So in the first wave of migration from out of Africa, human erectus evolved into different species in different parts of the world. Then came the time around 1 lakh years back. These Homo erectus who were in the Africa and evolved into Homo sapiens. So Homo sapiens जो है वो अफ्रीका में बने हम लोग evolution हुआ. By that time they were also facing difficulty. They started facing difficulty there. So they moved out of that place again. This time as Homo sapiens. समझ लो ये अफ्रीका है, ये बन गया लैटिन अमेरिका जैसा. इधर ये ज्यादा रहता है, इधर कम रहता है. यहाँ पर अब जो होमोसेपियंस बन गए, they started migrating again. साउदर्न ये और नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पर विषुवत रेखा है. विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण घने वर्षा वन होते हैं, डेंस फॉरेस्ट. उस समय अभी भी है. इसमें जाने का और रहने का सवाल नहीं उठता. आज भी इनहेबिटेबल है. जब जंगल को काट के ही वहां हैबिटेबल बना रहा है लोग, गलत है. ये इधर नहीं, इधर नहीं, इधर गए. अब नाउ दे हैव क्रॉस्ड. यहाँ पर लाल सागर है. दे हैव कम इन द अरेबियन पेनिनसुला. कुछ लोग वहीं रह गए, कुछ आगे बढ़े. ईरान, यहाँ इराक, इस तरह से क्रॉस करते हुए ये समुद्र में बहुत अच्छा ये नेविगेशन कर लेता था. एविडेंस पता नहीं क्या नाव बना के करते थे या कैसे करते थे. फिर यहाँ से ये अरेबियन सी को क्रॉस करके वो इंडिया में आ गया और ये इंडिया के में फैल गया. एक तो ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया में ये पहले पहुंचे. ये पहले पहुंचे इंडिया. इन्हीं को मूल निवासी कहते हैं. ये ब्लैक, थोड़ा ब्लैक होते हैं दिखने में. ओके. कुछ लोग कहते हैं कि द्रविडियन भी यही है, लेकिन बाद में मोलिकुलर स्टडीज से पता लगा कि द्रविडियन जो है वो ये नहीं है. द्रविडियन एंड आर्यन बोथ आर सेम. ठीक है. ये लोग जो आए आदिवासी यहाँ बने. फिर यहाँ से आपका अंडमान निकोबार में जो लोग दिखते हैं आपको वो भी यही है. अंडमान निकोबार भी चले गए. यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब एबोरिंजीज जो वहाँ का नेटिव पॉपुलेशन है वो. और इंडिया से इधर से ये सब चले गए. अब देखिए ये वाला जो ग्रुप था, ये क्या किया, इधर से आया, यहाँ सिनाई पेनिनसुला क्रॉस किया, गाजा पहुंचा, इजराइल जो अभी प्रेजेंट डे है यहाँ से पहुंचा. इसके बाद ये इधर से क्रॉस करते हुए कैस्पियन सी, इधर से तो टर्की चला जाएगा, लेबनान, और इधर इससे थोड़ा सा इधर इस साइड. मतलब मेन क्या था, ये माइग्रेट करते हुए ये आए कॉकस रीजन में. कॉकस रीजन के इधर में कैस्पियन सी है और इधर थोड़ा एक लैंड होके यहाँ पर ब्लैक सी है. कॉकस रीजन में आपका यही सब कंट्री, जॉर्जिया,
तिबिलिसी उसका राजधानी है। फिर अभी जो अजरबैजान है, ये सब इस कॉकस रीजन में आए। बहुत अच्छा यहाँ का सुनहरा मौसम था, खूब फल फ्रूट थे, अच्छी यहाँ की वातावरण जलवायु सब थी, यहाँ ये रहने लगे। एंड दीज पीपल आर कॉल्ड एज कॉकेशियंस। और यहाँ पर ये बहुत साल तक रहे, 50,000 साल रह गए आराम से। फिर ये मतलब 50-25 हजार सब तो नहीं निकला सब। फिर इन कॉकस रीजन से भी ये और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में माइग्रेट हुए। कॉकस से फिर चले गए ये कुछ लोग चाइना, नहीं चाइना जो गया ग्रुप वो यहाँ नहीं रुका, वो चलते चला गया चाइना, साइबेरिया चला गया, वो मंगोलाइड्स के रूप में डेवलप हो गया। पूरा उस 1,75,000, 1,75,000 साल वो वहाँ इवॉल्व हुए। कॉकेशियन रीजन में ये 50,000 साल रहे, और यहाँ पर ये गोरे चिट्टे हो गए, गोरे हो गए। और ये व्हाइट्स दे माइग्रेटेड फिर कॉकेशियन से नॉर्थ वेस्ट वार्ड, और ये यूरोप में घुसे, और कॉकेशियन से साउथ ईस्ट वार्ड ये फिर इंडिया में आए, और ये यहाँ ईरान में भी गए, अरेबिया में भी गए। ओके, ये फैले, ये गोरे लोग थे। फिर ये उस 50,000 साल तक फिर वो उस रीजन के हिसाब से फिर उनका रंग ढल गया, और यही कॉकेशियंस जो है, इनको हम आर्य बोलते हैं, ये आए हैं। और यहीं पर आपकी संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। और ये यहाँ एक ग्रुप इसका फिर यूरोप चला गया। यूरोप वाला ग्रुप जो था वो जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका का खोज हुआ, तो वही जो अमेरिका के जो लोग हैं वही स्पेनिश, पोर्तुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच वही हैं, कॉकेशियंस हैं। तो इन सारे पॉपुलेशन को व्हाइट्स जो हैं वेस्टर्न, वो दे आर कॉकेशियंस, वी आर ऑल्सो कॉकेशियंस। ईरानियंस जो हैं वो भी कॉकेशियंस हैं, और इसमें भी कुछ एथनिटीज कॉकेशियंस के हैं। तो इस तरह से डेवलप हो गया। और जिस जिस रीजन में अब ये गए, अब देखिए इसमें कठिनाई इनको क्या हुई 1 लाख साल पहले, कि जहां भी जा रहे थे होमोसेपियंस, उनको बैठा हुआ पहले वहां एक होमिनिन का स्पीसीज मिल रहा था। इंडिया में आया, इसको होमो इरेक्टस मिला, से भेंट हुआ। यूरोप जब गया ये, इसको निएंडरथल से भेंट हुआ, कहीं इसको फ्लोरेंसिस से भेंट हुआ। सब जगह वो पहले से 3 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जो गया था वहाँ उस डिफरेंट स्पीसीज में इवॉल्व हो गया था। सेकेंड टाइम जो माइग्रेशन हुआ होमोसेपियंस, उनको वो स्पीसीज मिले। पहला माइग्रेशन में तो उनको कोई कंपटीशन नहीं था, वहां जाके अपना खूब फले फले पूरे अपना राज बना लिया। उनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति, लैंग्वेज और ये सब मान्यताएं, पूजा पाठ की पद्धतियां सब उनकी अपनी अपनी थी। वो डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज थे। इवन कहा तो ये भी जाता है कि ह्यूमन नियंडरथल के पास हमसे ज्यादा दिमाग था। उनका ब्रेन का साइज, एनालिटिकल एबिलिटी कितना था ये हम नहीं कह सकते, कोई जिंदा नहीं है। उनका ब्रेन का वॉल्यूम ज्यादा था उस समय के कॉन्टेम्पोररी होमोसेपियंस। तो लेकिन ये बड़े चालाक थे, चतुर थे, और जहां भी गए इनकी लड़ाइयां हुई। ऑलरेडी पहले हुए जो स्टेब्लिश थे वो उनको वहां आने टिकने नहीं दिए, तो लेकिन हजारों सालों तक लड़ाइयां चली। और लास्ट जो है नियंडरथल्स, और हम लोगों ने उनको पीट आउट कर दिया, रेस से बाहर कर दिया। ओके, क्योंकि हमारे पास होमोसेपियंस का ब्रेन जो था ज्यादा डेवलप था, हम लोग के पास ज्यादा टूल्स थे, ज्यादा टूल बनाने में खूब दिमाग लगाया था, जिससे ब्रेन डेवलप हो गया था इनका काफी। ओके, और उन्होंने दिमाग लगा के टेक्निक से साम दाम दंड भेद सब लगा लगा के हर रीजन में जो होमोसेपियन होमोनिन के पहले वाले स्पीसीज थे उनको मार के खत्म कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया। लास्ट निएंडरथल मैन 25,000 साल पहले तक था इन यूरोप। लास्ट जावा इरेक्टस जो था वो एक लास्ट, ये माना जाता है कि 50,000 साल पहले तक था। एक फॉसिल मिला है, वो 75,000 साल पुराना है। यानी 75,000 साल पहले तक तो जावा इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस थे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये कहानी है आपका कि जो सेकेंड माइग्रेशन हुआ, पैरों पर चलना क्यों सीखे, हिमालय की वजह से। होमोसेपियंस क्यों बने, दिमाग का विकास क्यों हुआ, क्योंकि टूल का विकास करने में दिमाग यूटिलाइज होते गया, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन टूल को इम्प्रूव करते करते ब्रेन भी इम्प्रूव हो गया।
और होमोसेपियंस जो है वो होमो इरेक्टस के डिसेंडेंट हैं, और उनका जो होमो इरेक्टस का जो सेकेंड माइग्रेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ होमोसेपियंस, वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ देम। तो दिस इज क्लियर, शॉर्ट में आपको बता दिए। ओके बच्चों, हेलो, सो गया क्या? यस सर। यस सर। बाद में इन्होंने जब ये इनके और उनके बीच में मेटिंग भी मिला है, का भी एविडेंस मिला है, जैसे होमोसेपियंस और होमो निएंडरथल्स के बीच में मेटिंग भी हुई है। होमो निएंडरथल्स के जीन मिल रहे हैं होमोसेपियंस में, इसका मतलब है कि लड़ाइयाँ हुई, उन दोनों के बीच में मेटिंग भी हुई पहले का इतिहास। फिर ये होमोसेपियंस बाद में जब इन्होंने जीत लिया, कॉन्कर कर लिया, पूरा अपना राज्य हो गया इनका, इनके अलावा इनसे बराबर दिमाग रखने वाला या इनके थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा दिमाग रखने वाला कोई दूसरा स्पीसीज नहीं बचा उस रीजन में। सब जो छोटे दिमाग वाले जिनका ब्रेन कम था वही स्पीसीज, कुत्ता बिल्ली ये सब बचे, उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। जो दिमाग वाले थे उनको मार के खत्म कर दिया। अब इन्होंने अपनी सभ्यता इनमें फिर डेवलप हुई, पहले जंगली थे बहुत, अब बारबेरिजम छोड़ करके इन्होंने सभ्यता बनाई, मिस्र घाटी, नदी घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये सब फिर बाद में आए। यानी 50,000 साल पहले तक ये लड़ाई ही चल रहा था। उसके बाद हिंदू घाटी सभ्यता कब आई? 5,000 साल पहले। इधर में इन्होंने रहना सीखा, कल्चर सीखा, ये सब डेवलप होते होते ये लोग सोसाइटी में रहने लगे। नॉर्म्स बनाए कि एक आदमी एक ही लड़की से शादी करेगा, उससे फिर कोई दूसरा, इस तरह से बहुत सारा। फिर धर्म आया, लैंग्वेज आई, धर्म आया, लिपि आई, किताबें आई, इस तरह से अब फिर आगे कहानी आज तक चला, जो कि आप जानते हैं। तो थोड़ा सब्जेक्ट से हम लोग डेविएट किए हैं, कहाँ पर थे? तो ये आप समझ गए, हायरार्की तो समझ गए हो, रैंक भी समझ गए, हायरार्की, रैंक, टैक्सॉन। हेलो, यस सर। यस सर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है वो रैंक को डिफाइन करता है कि इट इज द लेवल फॉर नोमेनक्लेचर पर्पस nomenclatural purpose of a taxon in a taxonomical hierarchy it is the level for nomenclatural purpose of a taxon in a taxonomical hierarchy। जैसे कि ऑर्डर को डिवाइड किया गया इन डिफरेंट टेक्सा, और उन टेक्सास का नाम है फैमिली। फैमिलीज आर देयर। सारे फैमिली का रैंक एक ही है, वो एक ही रैंक का माना जाएगा। सारे क्लास, सारे ऑर्डर, ये सब एक ही रैंक के माने जाएंगे। सिस्टमा
सबसे पहले इन रैंक्स का इस्तेमाल लिनस ने किया था। लैंडमार्क पब्लिकेशन था उनका, नाम था सिस्टेमा नेचुरी। कार्ल लिनियस जो है used a ranking scale here in this publication which was only limited to that time. He gave the name kingdom, तो पहला इसी ने नाम दिया ये सब किंगडम, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। किंगडम, देन क्लास, फिर उसने यूज किया ऑर्डर, बताए थे आपको 5 थे रैंक्स उसने यूज किए, देन जीनस, फिर स्पीसीज, 3 2 5। हालांकि एक और टर्म यूज किया था उसने, वेराइटीज, एक और रैंक यूज किया था। स्पीसीज के अंदर भी वेराइटीज, जिसको सब स्पीसीज बाद में कहा जाने लगा, लेकिन उसने टर्म वेराइटी यूज किया था। तो टोटल हो गए 3 3 6 उसने टेक्सा यूज किया था कार्ल लिनस ने। 6 रैंक्स ऑफ दिस टेक्सा। आजकल nomenclature is regulated by nomenclatural codes, and there are 7 main taxonomic ranks that we use today. हो गया आपका किंगडम, के बाद फाइलम और डिवीजन, प्लांट में डिवीजन, एनिमल में फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। आप बताइए इस 7 में कौन सा मिसिंग है, इस 6 जो लिखा हुआ है? 2 मिसिंग। फाइलम। फाइलम, यानी फाइलम ग्रुप जो रैंक जो है वो कार्ल लिनस ने इस्तेमाल नहीं किया। फैमिली भी तो नहीं है। फैमिली, यस। ये हो जा रहे हैं 8। वेराइटीज जो है वो यूज अभी बहुत कम होता है सब स्पीशीज, बताएंगे बाद में। मेनली 7 यूज होते हैं। तो कार्ल लिनस के 4 और या नहीं सॉरी कार्ल लिनस के 5, कार्ल लिनस ने 6 यूज किया था ये इंक्लूडिंग वेराइटी, 5 ये प्लस 2 मोर, 7 हो गए। फाइलम एंड फैमिली, फाइलम एंड फैमिली कार्ल लिनस ने नहीं यूज किया था। ये जो दोनों कैटेगरी है ये बाद में ऐड किया गया। एक डोमेन है, डोमेन भी ऐड किया गया। मेन जो है डोमेन आता है आपका किंगडम से पहले, बाद में डोमेन, हालांकि डोमेन ज्यादा यूज में नहीं है, पॉपुलर, ये 7 है पॉपुलर, और डोमेन को, क्योंकि डोमेन फंडामेंटल रैंक है, ओके, यूजर, और नोमेनक्लेचरल कोड्स में डोमेन यूज नहीं होता है। फिर देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, अभी जो सिमरन ने पूछा था, 2 पार्ट सिस्टम ऑफ द नेम ऑफ नेमिंग ए स्पीशीज, इट इज बाइनोमियल nomenclature is a 2-part system of naming species। ये हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है ताकि हमको सुविधा हो, नाम इतना लंबा ना हो, बाइनोमियल तक चलेगा। अब इसमें अगर ट्राइनोमियल होता, फैमिली का नाम भी जोड़ दिए, क्वाड्रिनोमियल होता, मान लो ऑर्डर भी जोड़ दिया, तो कितना लंबा नाम हो जाता, याद रख पाता कोई? नहीं रख पाता। इसलिए कम से कम बाइनोमियल, हम लोग का नाम भी बाइनोमियल है ज्यादातर लोगों का,
कुछ लोगों का ट्राइनोमियल होता है, मतलब अपना पिताजी का या हस्बैंड का नाम बीच में जोड़ते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में होता है। नेम, सरनेम और फैमिली नेम, ट्राइनोमियल सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए बाइनोमियल सिस्टम ठीक है, जिसमें जीनस और स्पीसीज का उल्लेख रहेगा, और उसके बाद जब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर लेंगे, देन वी विल रैंक देम। उसके बाद हम उसको रैंक देंगे। वन सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड करना। Yes, sir. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है आपका कि टू पार्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज, एंड स्पीसीज आर रेफर्ड बाय देयर जीनस नेम फॉलोड बाय द स्पीसीज नेम। ये पूरा नाम जो है, दैट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज रेफर्ड बाय देयर जीनस नेम, उसके बाद स्पीसीज नेम फॉलोड बाय स्पीसीज नेम होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सब। अब देखें, अब हम आपको बाद में जब ये बताएंगे आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन, देन आई विल टेल यू कितने तरह के ये आपके रैंक्स हैं। ठीक है, बहुत रैंक है, पर ये हायरार्की और कैटेगरीज का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं स्टूडेंट? यस सर, ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा? आई डोंट नो भाई, क्या आएगा पूछो ना। पिछले साल का क्वेश्चन देखो, देखियो, ये तो तुम लोग का हाँ सेकंड सर, देखें हैं। क्वेश्चन देखना, थोड़ा मुझे भी पास करना। नो सर, हम लोग तो नहीं देखे। नहीं देखो तो तुम्हारा गलती है ना, अपने सीनियर से मांग नहीं सकते हो। ग्रुप में तो भेजी है शताक्षी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखी। पूरा नहीं भेजी है वो, लेकिन जो तुमसे सीनियर बैच है वो तो फर्स्ट ही है मुंगेर यूनिवर्सिटी का, उसको कहाँ से मिला वो लोग? तो कम से कम तुम लोगों के पास एक तो पैमाना है कि पहले जो है उनके पास है, मांग लेती। मांग लो और अपना देख लो और मुझे भी बताओ। देखिए, लेकिन जो आप वीडियो देख करके सारा कंसेप्ट जब समझ जाओगे तो क्वेश्चन कैसा भी रहे उस टॉपिक से आप उसको अच्छे से लिख लो। तो 3 बार 2 बार देख लिया तो पूरा याद ही हो जाएगा। तो ठीक ठीक ठीक। समझिए, बेसिक रैंक स्पीसीज और जीनस है। तो देखिए कि एनिमल्स जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एज ए डिस्टिंक्ट स्पीसीज। हर एनिमल अपना एक स्पीसीज है उसका, और स्पीसीज जो है उसकी आइडेंटिटी है। उस स्पीसीज से कई सारे इंडिविजुअल्स बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पीसीज जो है आपस में मेटिंग करेगा। उस स्पीसीज के डिफरेंट फॉर्म्स they will mate and reproduce. Interspecific species mating is very rare, and the offsprings are reproduce non-reproductive. Okay, so individuals of the species show
similar features and recognizable distinct from other species. Individuals of the species share most of the features. तो अगर फिर हम इसको बाद में आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन यानी उनके रैंक असाइन कैसे करते हैं। तो हो गया कि आपने ऑर्गेनिज्म पाया, उसको एक स्पीसीज और एक जीनस नेम दिए, एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसका किया। पहले तो हम उसका जेनरा देखेंगे। सबसे पहले कि जेनरा है आपका वैसे स्पीसीज जिनके बीच में स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है, बट दोज स्पीसीज आर sharing most of the features. Those species. So those species will be included in genera, one genera. और इसी तरह वो सारे जेनरा जिनके बीच में सिमिलरिटीज हैं, वो जेनरा को फिर फैमिली, फिर वो सारे फैमिली जिनमें सिमिलरिटीज हैं उनको एक ऑर्डर में। लाइक दिस वी प्लेस them. Genera are included into families, and families are included in orders. This sort of arrangement of taxa into ascending order, नीचे से ऊपर की तरफ, species, genera ऊपर की तरफ, इसमें increasing exclusiveness है। This is called as hierarchic system of classification. Hierarchic system of classification. Yeah. तो टैक्सोन जो है वो आप जान रहे हैं, टैक्सोनॉमिक ग्रुप है which is sufficiently distinct to which is required for establishment of any definite category, and it is the formal unit at any level of the hierarchical classification. सबसे पहले इसको प्रपोज किया this taxonomic hierarchy of classification. लाइनस ने तो पहले ये हायरार्की वर्ड यूज नहीं किया था, उसने टेक्सोनोमिक वर्ड यूज किया था। हायरार्की इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय मेयर इन 1969, लेकिन बाद में उसको फॉर्मली अडॉप्ट किया गया इन 14th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, 14th International Congress of Zoology held in Copenhagen. कहाँ है कोपेनहेगन? स्वीडन में। स्वीडन कहाँ है? स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कहाँ है? नॉर्थ के यूरोप, यूरोप के नॉर्थ। यहाँ पर इस जगह में स्वीडन की राजधानी कोपेनहेगन में 1953 में this Congress it was adopted
was adopted. क्या adopt हुआ? Hierarchical classification. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हायरार्की इज ए सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन and within a sequence of classes at different levels, each class has lower categories of taxon beneath them and higher category above them. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, sir. And the arrangement of taxa into taxonomic hierarchy by this way, it is not only serving as to an aid to our memory so that we can easily memorize them and recognize them. No two organisms are indicated by similar name, and though that name should be universal. Okay, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में मंकी कहे, जूलॉजिकल नेम इसका कुछ और है। चाइनीज में इसको कुछ कहे, उड़िया में इसको मांकड़ बोलते हैं, बंगाली में कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा। हर भाषा में एक एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम। और ये जो साइंटिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, ये सब भिन्न भिन्न भाषाओं से बिलोंग करते हैं, तो वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे? फिर किसी एनिमल को पॉइंट आउट करना है तो अपनी भाषा में उसका नाम लेंगे, दूसरी भाषा वाले नहीं समझ पाएंगे। तो एक जूलॉजिकल ने सबको जीनस और स्पीसीज के आधार पर ये असाइन किया गया। बाय दिस पहले से ही असाइन था, लेकिन इनका जो है हायरार्कियल क्लासिफिकेशन दैट वाज एडॉप्टेड फर्स्ट in this International Congress for Zoology held in Sweden in 1953. Okay. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? तो अब ये एक ट्रू रूल बना लिया गया बायोलॉजिकल बेसिस का कि ऐसे ही हम नोमेनक्लेचर इनका नाम रखें। और इनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की जो है ये एक हाईलाइट डालते हैं। उनके क्लासिफिकेशन का हमको एक प्रॉपर वे पता चलता है, अरेंजमेंट है, और हाईलाइट डालते हैं किस पर? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। जैसे आर्थ्रोपोडा फाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। So one class is different from another class. Insecta class is different from other classes belonging to Crustacea. Arthropoda से अलग है, क्रस्टेशियंस इंसेक्टन से, इंसेक्टा से। तो क्लास को बता देने से हमको उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी आइडिया लग जाता है। यानी सिर्फ क्लास ही नहीं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब को भी बताने से जो है, जो ये हायरार्की है, the different levels in the hierarchy, they are regarded very informative and they throw light on different degrees of evolutionary divergence. Okay. अब आते हैं हम आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हायरार्की आप समझ गए होंगे अच्छा से। कोई सवाल है स्टूडेंट्स?
सबसे पहले लाइनस जो फर्स्ट टेक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने जो डेफिनिट हायरार्की टेक्सोनोमी कैटेगरी जो रिकॉग्नाइज किया विद इन एन एनिमल किंगडम, वेयर ओनली 5 दैट वी आर यूजिंग टुडे। 6th वन को वी आर नॉट यूजिंग। तो बता चुके हैं आपको नाम उनका, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। नो सॉरी, he did within an animal kingdom। लाइनस जो है, लाइनस देखिए, यहाँ आपको क्लच है। लाइनस फर्स्ट taxonomist who established a definite hierarchy of the taxonomic categories, he recognized within an animal kingdom, animal kingdom के अंदर, किंगडम के अंदर आप, उसमें हम किंगडम इंक्लूड कर लिए थे, इसलिए एक संख्या ज्यादा बढ़ रही थी, 6 हो रहा था। विदिन ए किंगडम इन्होंने 5 रैंक्स यूज किया था किंगडम के अंदर। तो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम यूज किया नहीं था इन्होंने, तो क्लास, ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीसीज और वेरिएटास यानी वेराइटीज। हालांकि ये उसके अपने लैंग्वेज में इन्होंने ये लिखा था, उन्होंने क्लास को कहा क्लासिस, उसके बुक में ये लिखा हुआ है क्लासिस, CLASSIS क्लासिस। ऑर्डर लिखा हुआ है ऑर्डो, जीनस एडिटिव, स्पीसीज एडिटिव, वेरिएटास। बाद में विद इन ए किंगडम 2 और कैटेगरी ऐड हो गए, फैमिली एंड फाइलम। फैमिली पहले ऐड किया गया, लाइनस तो इतना ऐड करके चला गया, फैमिली ऐड किया आपके इन्होंने, चिली